हमने जो है वो ये कोलिजन जो है वो किया कि कोलिजन में होता क्या है कि दो बॉडीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट होती है। इंटरेक्शन होने पे जो है वो क्या उनकी मोमेंटम में या काइनेटिक एनर्जी में जो है वो चेंज आता है। फिर हमने कोलिजन की जो वो टाइप्स करी थी। कोलिजन जो है वो एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। हम दो पे ही जो है वो बात करेंगे कि एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है तो ये ऐसा कोलिजन है जिसमें जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। यानी कि जितनी जो है वो जितनी हाइट से हम एक बॉल को ड्रॉप करेंगे इट कम्स बैक टू द सेम हाइट। तो ऐसा कोलिजन जो वो इलास्टिक हुआ। पर जब इन इलास्टिक की बात कर रहे होंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। जब टोटल लॉस हो जाए काइनेटिक एनर्जी का उस केस को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो बॉडीज जो वो दे स्टिक टुगेदर। और तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो बात करी जाए वो तो जीरो होगी क्योंकि दोनों की सेम जो है वो स्टिक कर गई है, दोनों जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जो वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी इकट्ठी जो वेलोसिटी होती है, उनकी कंपाउंड वेलोसिटी कह सकते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी इकट्ठी एक साथ जो चल रहे होंगे तो वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं जब हम इन इलास्टिक कोलिजन में जो वो करेंगे बात। पर अभी फिलहाल हमारा इलास्टिक कोलिजन चल रहा है। इलास्टिक कोलिजन जो कोलिजन क्या टाइप होता है या जो किसी बॉडी की इलास्टिसिटी को डिटरमिन करने के लिए जो है वो हमने एक डिफाइन करी थी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमने ई से डिनोट किया था, जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमें इलास्टिसिटी के बारे में बताता है कि इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमें उसकी इलास्टिसिटी के बारे में जो है वो बता रहा होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो स्पेलिंग रेस्टिट्यूशन, ज्यादा टी आ गया ना, रेस्टिट्यूशन, TUIT, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई से डिनोट कर रहे हैं और ये हमें जो है वो डिटरमिन करता है या ये बताता है कि किसी चीज की इलास्टिसिटी कितनी है। और इससे हम टाइप ऑफ कोलिजन भी डिटरमिन कर लेते हैं समटाइम। अब उसके लिए जो वैल्यू दे रखी है उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द सेपरेशन, यानी जब कोलिजन होने के बाद की, तो वो उसके लिए क्या फार्मूला बनाया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये हमारी इनिशियल जो है वो बिफोर द कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी। इस फार्मूले को ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस साइन जो वो बाहर लिख दूं, कॉमन निकाल दूं, तो ये फार्मूला जो वो क्या बन जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। अब एक चीज का ध्यान रखना कि हमने जब ये कोलिजन कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसके लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट का ध्यान रखनेंगे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो हो रहा है कोलाइड होने के लिए, जैसे सिंपल ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई बॉल जो है वो ये आई इस डायरेक्शन में ऐसे जो है वो हिट करी। अब देखो ये किस कोई ना कोई वेलोसिटी पे जो है वो हिट कर रही है, मान लो कुछ एंगल पे जो है वो हिट करी, तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास जो भी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। मतलब एक जो वो अलोंग हो गया, लेट्स से मैं एक्स लिख देता हूँ और इसको जो वो वाई लिख देता हूँ। तो तुम्हें क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब जिस पे कोलिजन होना है, तो कोलिजन का जो है वो कोलिजन जो है वो हमारा किस पे, कौन से पॉइंट पे जो है वो हो रहा है, वाई एक्सिस वाले जो है वो पॉइंट पे जो है वो लिया जाएगा, ना कि एक्स एक्सिस पे। यहाँ कोलाइड होने के बाद आगे की तरफ पर मुझे वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करनी है, जैसे मान लो ये कोई वेलोसिटी से v से जो हो गया, ये बॉल जो है वो हिट करी किसी एंगल पे, तो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट का जो वो ध्यान रखना है जिसमें जो है जिसकी वजह से कोलिजन हो रहा है, जिसके जिसके ऊपर जो वो कोलिजन हो रहा है, तो वो वाई वाला जो वो पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, ना कि जो है वो हमारे एक्स की जो वो जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हम वैल्यू ले रहे हैं v1 v2 u1 u2, इसके लिए जो वो डायरेक्शन जो है वो तुमने ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट जो वो कैसे है। अगर कोई चीज जो है वो एक डायरेक्शन मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट चल रही है तो उसके लिए जो वो पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लो। और अगर राइट टू
लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए साइन जो है वो क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। मतलब ये v1 और v2, u1 और u2 के लिए एक साइन कन्वेंशन जो है वो लगेगी। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इसको यूज करके हम आगे जो है वो कोलिजन की जो है वो टाइप्स का जो पता चल जाता है। जैसे ई की वैल्यू जो है वो ज्यादातर जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि ई जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, या ई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू जो है वो 1 होता है। तो ज्यादातर जो है वो ये हमेशा जब कोई कोलिजन की बात कर रहे होंगे तो ये फार्मूला जो है वो वैलिड रहेगा कि ई जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि एक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हेड ऑन का मतलब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ही अभी हम बात करें। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि वो जो चीजें जो टकरा रही हैं, टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन, मतलब उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो सेम ही चल रहा है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जिस लाइन के ऊपर जो है वो ये आपस में जो है वो टकराएंगे, तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो टकराने के बाद भी अगर उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो कोलिजन जो वो हेड ऑन हो गया। और अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा है तो उसे बोल सकते हैं नॉन हेड ऑन। सो जब नॉन हेड ऑन कोलिजन होगा तो ऐसे कोलिजन को हम ओब्लिक कोलिजन भी कह रहे हैं। जैसे कि ये एक बॉल थी, ये दूसरी जो है वो बॉल या बॉडी कोई भी जो है वो मान लो, ये दोनों जो है वो आपस में टकराने के बाद जो है वो फिर इसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गए, ये ए भी और बी भी, ऐसे। तो ये ऐसा कोलिजन जो वो क्या नाम दिया जाएगा उसे, हेड ऑन कोलिजन। मतलब कोलिजन के बाद जो है वो सेम उसी डायरेक्शन में जो वो चल रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोलाइड होने के बाद जो है वो, जैसे ये सिचुएशन में कि ये कोलाइड हुआ दूसरे के साथ ए और बी, कोलाइड होने के बाद जो है वो अगर मान लो इसको थोड़ा सा ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ये, अगर सपोज इसके यहाँ हिट करने के बजाय जो है वो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ हिट करने के बजाय जो है वो लेट्स से यहाँ हिट करे, या थोड़ा इधर जो है वो हिट करे इस जगह पे या इस जगह पे, तो हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वो चेंज हो गया। तो उस केस में जो है वो ये बॉल जो होगी वो ऐसा हो सकता है कि एक जो है वो टकराने के बाद जो वो एक इस तरफ जो है वो चली जाए, लेट्स से ये जो है वो एक जो है वो इस तरफ चली गई और दूसरी जो है वो इस तरफ जो है वो चली गई। तो ऐसे केस में कोई भी ए और बी जो है वो मान लो कि ए और बी जो है वो ऐसे डायरेक्शन में चले, अब इस कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन नहीं कह सकते। तो ये कौन सा कोलिजन हो गया, नॉन हेड ऑन कोलिजन हो गया। नॉन हेड ऑन कोलिजन को जो है वो एक और नाम दे सकते हैं हम, दैट इज नॉन हेड ऑन कोलिजन को हम कह सकते हैं दैट इज ओब्लीक कोलिजन। ओब्लीक का मतलब अब किसी एंगल पे जो वो मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे हम, ओब्लीक जो कोलिजन हो रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो वो ये हमारा लाइन ऑफ जो है वो जिसके ऊपर ये चल रहे थे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होना था उसके हिसाब से जो है वो मान लो ये कुछ एंगल अल्फा पे चला गया, ये जो वो दूसरा बीटा पे, सेम एंगल पे भी हो सकते हैं। तो ऐसे अल्फा और बीटा एंगल पे जो वो ये कोलिजन करने के बाद चले गए, ऐसे वाले को बोला जाता है ओब्लीक कोलिजन। ये हम वन बाय वन जो है वो दोनों को करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं दैट इज कोलिजन जो है जो तुम्हारे स्कूल के हिसाब से जो है वो मैं करवाऊंगा, फिर उसकी को जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जो है वो करेंगे। तो पहले सिंपल अगर इससे रिलेटेड डेरिवेशन आई होगी तो उसको कैसे करेंगे, तो तुम्हें आया होगा कि शो दैट द गिवन कोलिजन इज इलास्टिक, ऐसा कुछ आ जाए, या शो दैट the relative velocity of separation and relative velocity of approach during the elastic collision is equal या same। तो ये चीज जो वो प्रूव करने जा रहे हैं हम। तो पहला हो गया हमारा हेड ऑन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। सो जिसपे कोलिजन होने के बाद जो वो वेलोसिटीज क्या होंगी, हेड ऑन वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। अभी हम इलास्टिक कोलिजन में ही डील कर रहे हैं। तो हेड ऑन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। और जब हमें ये नहीं पता हो कि कोलिजन जो वो कैसा हो रहा है, तो उसमें जो वो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो वो यूज करके जो वो निकालना पड़ेगा, वो भी सीखेंगे। पर अभी सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सो हेड ऑन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। अब इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी पढ़ी कि हेड ऑन कोलिजन जब हो रहा होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इलास्टिक कोलिजन जब हो रहा होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो सेम होगी, उनको इक्वेट कर सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो सभी कोलिजन में जो वैलिड रहेगी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो वो लीनियर मोमेंटम जब लगाएंगे कि लीनियर मोमेंटम जो वो कंजर्व रहेगी। लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, उनको जो है वो हम इक्वेट कर सकते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो फोर्स जो है वो जब नहीं लग रही होगी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, तभी जो है वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब लगती है जब कोई बाहर की फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो वो नहीं लग रही है। तो देख लो, बिफोर कोलिजन जब हो रही होगी, मोमेंटम के बारे में बात करें, तब भी वो आपस में जो है वो उनके जो वो इंटरेक्शन नहीं है, मतलब फोर्स नहीं लग रही थी। अब कोलाइड होने के बाद भी अपने सेपरेट होके चल रहे हैं, तो भी उनके ऊपर जो कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है। तो ऐसे केस को जो वो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लगा सकते हैं। तो लेट अस से कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m1 है, और ये जो वो मूव कर रही है, इनिशियल जो उसकी स्पीड वेलोसिटी जो है वो u1 ले लें। दूसरी बॉडी है दैट इज जिसका मास जो वो m2 है, और वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी u2 के साथ। तो ये बॉडी A होगी, ये बॉडी जो वो B होगी। अब जब ये कोलाइड होंगे, तो मैं सिर्फ बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा हूँ। अब ये कोलिजन हो गया इसका, और आफ्टर द कोलिजन जो है वो ये A जो है वो, यानी कि m1 जो है वो, उसने कुछ और वेलोसिटी जो है वो गेन कर ली, दैट इज v1। और ऐसे ही जो है वो m2 ने जो कुछ और वेलोसिटी जो है वो गेन कर ली, दैट इज v2। सो दिस सिचुएशन ये है बिफोर कोलिजन, और जो नेक्स्ट बना रहा हूं वो है आफ्टर कोलिजन। इन्हीं दो सिचुएशन में जो वो हम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन। तो ये आफ्टर सेपरेशन भी हो सकती है, और ये बिफोर सेपरेशन भी जो वो कहा जा सकता है। तो अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी होती तो रिलेटिव वेलोसिटी जो वो क्या आ जाती, मतलब इट्स द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। और हाँ, एक और चीज जो है वो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि u1 जो है वो इज ग्रेटर देन u2, तभी जाके जो वो आगे वाले के साथ जो वो ये हिट करेगा। तो दिस इज अ हेड ऑन कोलिजन स्ट्रेट जो वो लग रहा है। सो यहाँ अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बोली जाए तो ये u1 माइनस u2 हो जाएगी, और यहाँ जो है वो v2 माइनस v1 हो जाएगी। अब यहाँ जो है वो क्या हो रहा होगा कि v2 जो है वो फाइनल वाले की, मतलब सेकंड वाले की, और v1 जो है वो फर्स्ट वाले की। तो यहाँ ये हम मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला होगा वो हल्का सा स्लो हुआ होगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, जो दूसरा वाला है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो जिसके साथ हिट किया है। तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने v2 जो है वो ग्रेटर रखा। तो v2 माइनस v1, u1 माइनस u2। अब दो चीजें जो है वो हम कंजर्व करेंगे। सबसे पहले क्या चीज कंजर्वेशन लगाई जा सकती थी, क्योंकि हमें पता है कोलाइडिंग बॉडी के लिए मोमेंटम जो कंजर्व रहनी चाहिए। तो बिफोर और फाइनल मोमेंटम जो हम कंजर्व कर देंगे। बिफोर मतलब फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसे जो है वो आफ्टर और बिफोर जो वो कह सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब मोमेंटम लिखनी है तो मोमेंटम के लिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, फार्मूला होता है मास इनटू द वेलोसिटी। तो पहले वाले की बात करें, यानी कि ए ऑब्जेक्ट की, उसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है u1। तो मैं मोमेंट सॉरी फाइनल में लिख रहे हैं, तो पहले उसके हिसाब से चलते हैं। तो m1 इंटू v1, तो ये होगी m1 इंटू v1। दूसरे के लिए m2 इंटू v2, ये जो है वो हमारी फाइनल जो मोमेंटम है। जैसे कि हमें पता है मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी जो है वो हमारे डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए जो वो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अदरवाइज यू हैव टू ये हर हाल में यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, लाइक कि अगर कोलाइड होने के बाद जरूरी नहीं है ना कि दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, हो सकता है एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करने लग पड़े। जैसे कि ऐसे सोच लो कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, और ट्रक के सामने से जो वो एक साइकिल वाला जो टकरा रहा है, तो ट्रक वाला तो वैसा का वैसा चलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइकिल वाला जो है वो टकराने के बाद, या स्कूटर वाला पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ऐसे केस में हमारी मोमेंटम जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से लिखी जाएगी। बट अभी ठीक है कि हम एक ही डायरेक्शन में, इसलिए मैंने m1 v1 प्लस m2 v2 जो लिख दिया। दूसरा, अब इनिशियल बिफोर जो कोलिजन थी वो मोमेंटम कितनी थी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2।
तो ये पहली इक्वेशन जो है वो बन के आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बल्कि इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 देने से जो हम क्या करेंगे कि 2 वाली टर्म को एक तरफ कर लो और 1 वाली टर्म को जो वो एक तरफ कर लो। कहने का मतलब m2v2 और m2u2 एक साइड पे लिख लो और m1v1 और m1u1 जो एक साइड पे लिख लो। तो मैं यहाँ पे m2 जो वो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया v2 माइनस u2। ये ध्यान रखना, ये u लिख रहा हूँ, ये 4 नहीं है, तो मतलब इसमें जो है वो लिखते हुए ध्यान देना। सो m2 जो है वो v2 माइनस u2 और इधर जो है वो m1 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा u1 माइनस v1। यही आया लेफ्ट वाले और राइट वाले, ठीक है। इसे जो है वो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन जो लिखी जा सकती थी वो होगी, कहाँ से लिखी जानी है, वो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से। तो हमें पता काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन लगेगी, तो since the collision is elastic, क्योंकि पहले वाली जो है वो मैं किसी भी कोलिजन के लिए जो है वो यूज कर सकता हूँ, पर ये जो अभी यूज करने लगा हूँ इक्वेशन, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, सो काइनेटिक एनर्जी is conserved to k final, that is k final equal to k initial। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमें पता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो फाइनल के लिए उसके हिसाब से लिख दो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे के लिए जो इनिशियल थी बिफोर द कोलिजन, ये बन गई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का जो है वो कोई इशू नहीं होता। अब फिर से वही स्टेप, एक तो हाफ हाफ जो है वो सभी जो है वो ये वाले हाफ जो है वो इससे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब 2 वाली टर्म को एक तरफ लिख लो और 1 वाली टर्म को एक तरफ। फिर से 2 वाली टर्म जिसके साथ 2 2 लगा हुआ है वो एक तरफ लिख लो और 1 वाली को एक तरफ लिख लो। तो m2 जो वो कॉमन, तो क्या है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू, इधर है m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। किसी को भी जो 1 वाली टर्म एक तरफ कर लो, 2 वाली टर्म एक तरफ कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि m2 पहले लिखना है या m1 पहले लिखना है, तो लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं, बट 2 वाली टर्म को एक तरफ और 1 वाली टर्म को जो वो एक तरफ। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा किया। ये इक्वेशन नंबर जो वो 2 होगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को जो वो इक्वेशन नंबर 1 से जो वो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1। तो जब 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे m2 m2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ये क्या रह जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। चेक करते रहना कि ये ठीक लिखा जा रहा है। और इधर था, इस तरफ हो जाएगा u1 माइनस v1, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन अपॉन हो जाएगा u1 माइनस v1। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जैसे कि तुम्हें आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो माइनस वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो ये बचेगा क्या, v2 माइनस u2 तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब प्लस वाला बच गया v2 प्लस u2, और इधर
जो वो राइट साइड में जो वो u1 प्लस v1 जो वो बच जाएगा। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं u1 माइनस u2, जस्ट टर्म को जो है वो u वाली टर्म एक तरफ कर लो, v वाली मतलब इनिशियल और फाइनल का रिलेशन, और इधर जो है वो क्या आ गया v2 माइनस v1. So what is u1 minus u2? This is the before relative velocity before the collision, and this is the relative velocity after the collision. Hence हम ये कह सकते हैं कि for elastic collision E की वैल्यू जो वो क्या आ गई, hence for elastic collision E is equal to, E की वैल्यू आ गई 1. कैसे आ जाएगी 1? क्योंकि जब हम बिफोर और आफ्टर जो है वो इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1, क्योंकि सेम है, तो E इज इक्वल टू 1. अगर सिर्फ ये शो करने के लिए आया होता है तो तुम यहाँ तक इस डेरिवेशन को जो है वो वाइंड अप कर सकते थे कि फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. तो दो चीजें जो वो हमने यूज करी, एक काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन लगाई, एक मोमेंटम की. मोमेंटम तो हर कोलिजन में लगा सकते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन जो वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही लगा पाएंगे. सो दो बॉडीज A और B हैविंग मास m1 and m2, they are moving with the u1 and u2 velocity, and after the collision m1 starts moving with the velocity v1 and m2 starts moving with the velocity v2. So इस तरीके से हमारे पास इनका रिलेशन आ गया कि बिफोर एंड आफ्टर. यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि तुम्हें बोला होता शो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम. तो देख लो यह हमारे पास प्रूव हो गया कि सेम होती है, या फॉर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू जो वो 1 आ गई. नाउ फर्दर इसके आगे जो वो पूछा जा सकता है कि फाइंड द velocities after the collision. So velocities, ये जो v1 और v2 है इनके लिए फार्मूला ढूंढेंगे. So velocities after the collision, ये कंटिन्यूशन में भी जो वो आया होगा, तो आफ्टर दैट जो वो ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. velocities after collision, तो कोई एक जो वो निकालना शुरू कर देते हैं. मान लो v1 निकालनी है या v2 निकालनी है, कोई भी एक जो. अब उसे निकालने के लिए जो वो हम यूज करेंगे कि सिंस जो वेलोसिटी है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. अब बच्चों देखो, अगर मुझे वेलोसिटी जो वो v1 अगर फाइंड करनी है तो दैट मीन्स हमारे पास कौन सी दो अननोन है, एक v1 और एक v2 है. तो मुझे जो v2 जो वो नहीं चाहिए होगी. मतलब एट सेम टाइम पे मैं एक टाइम पे एक ही निकाल सकता हूँ, या मैं v1 फाइंड आउट कर सकता हूँ या मैं v2 फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो लेट्स से मैं सबसे पहले v1 निकालने लगा, तो v1 निकालने के लिए मुझे v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा जहां जहां v2 यूज हो रहा होगा. तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, v2 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1. ये आ गया हमारे पास v2 वेलोसिटी. अब इस वेलोसिटी को जो है वो कहाँ पुट करेंगे, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के. तो सिंस मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज कंजर्व, तो क्या था वो फार्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2. तो m2 v2 की जगह जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, u1 माइनस u2 प्लस v1. ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या किया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यूज कर रहे हैं. फिर उसके बाद m1 u1 प्लस m2 u2, यही लिखा गया था कि मोमेंटम पहले और बाद की, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. अब फर्दर जैसे कि हमें स्टेप में जो है वो पता चल रहा होगा, ये m1 v1 जो है वो एज इट इज रहेंगे. अब यहाँ m2 जो है वो इन तीन टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा. सो दैट इज m2 u1 माइनस m2 u2 और m2 v1, ये आ गया इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. तो सी जहां भी 2 था, वेलोसिटी v2 जो थी उसको जो वो हमने अब एलिमिनेट कर दिया. अब सारी की सारी वैल्यूज जो वो 1 की टर्म में जो वो पहुंच गई है, मतलब हमें v1 जो वो फाइंड आउट करनी है. तो जैसे कि जो चीज हमें निकालनी हो वो हम एक साइड पे जो वो लिख देंगे. तो यहाँ ये बन रही है, हमें चाहिए v1. तो एक टर्म v1 की ये है, एक टर्म ये है, और कोई नहीं है. तो इसे ऐसे लिख सकते थे m1 प्लस m2 इंटू v1.
राइट है बच्चों। उसके बाद दूसरे में क्या, m1 u1 और है कोई m1 u1 से रिलेटेड, यस एक ये टर्म है, तो ये है m1 u1, ये है m2 u1, तो m1 माइनस m2, थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो अच्छे से जो हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस m2 u2 है और ये प्लस m2 u2 है, तो ये हो जाएगा 2 m2 u2। ओके, अब क्या निकालना था v1 के लिए फार्मूला, तो v1 के लिए ये फार्मूला बन गया हमारा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये फार्मूला जो वो तभी वैलिड रह रहा होगा जब कोलिजन जो वो कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि हमने जो है वो क्या कर रखा है, एम ई की वैल्यू जो वो क्या ले रखी है, 1 ले रखी है, तभी ये जो वो हम लिख पाएंगे, अदरवाइज जो वो ई की टर्म में जो अभी हम थोड़ी देर में कर रहे हैं, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, तो ये वेलोसिटी जो है वो आ गई। So this is the final velocity after the collision. अब देखो, अगर मुझे यही सेम चीज जो है वो v1 के लिए निकालनी होती तो मैं इसी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मुझे v1 जो है वो फाइंड आउट करना था, तो v1 जो है वो निकाल लेते, v1 जो है वो क्या आ जाता इसी में, और फिर सेम जो वो स्टेप जो है वो करते। बट अगर तुम्हें एज ए डेरिवेशन आया होगा तो किसी एक को जो जैसे ये वाला फार्मूला अब तुमने याद कर लिया, याद भी करना पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल आया होगा तो ये डायरेक्ट जो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बच्चों v2 लिखने के लिए जो वो एक टैक्ट लगाएंगे वो क्या है कि जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दो, बस बात खत्म, और अपने आप ही जो v2 के लिए फार्मूला बन गया। तो कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, 1 और 2 को इंटरचेंज कर लो, मतलब जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दो, और जहां 2 लिखा है वहां 1 लिख लो, इंटरचेंज। ये सिर्फ अपने लिए याद करने के लिए जो वो कह रहा हूँ, अदरवाइज स्टेप जो है वो वही सेम जो है वो फॉलो करेंगे। तो इंटरचेंज कर देते हैं, जहां 1 लिखा है वहां 2 लगा देंगे, तो फार्मूला जो वो क्या बन जाएगा, v2 जहां v1 लिखा होता है वहां v2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, m1 माइनस m2 था, तो यानी यहाँ पे अब m2 माइनस m1 हो जाएगा अपॉन यहाँ m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 लिखें वो एक ही बात है, तो प्लस में कोई इश्यू नहीं है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, दैट इज 1 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ u2 लगा प्लस फिर 2, यहाँ पे था m2 तो यहाँ आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एक बार जो है वो अपने फार्मूले के साथ जो है वो चेक भी कर लेना, m1 प्लस m2 और उसके साथ था दैट इज u2, तो यहाँ पे जो वो u1 जो वो लिखा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है वो हमारी आ गई आफ्टर द कोलिजन ऑफ अ सेकंड बॉडी की जो वो वेलोसिटी आ गई। अब क्या है कि इसी के ऊपर जो है वो कुछ सम केसेस जो है वो किए जाते थे, वो केसेस जो है वो क्या है, उनको जो है वो एक साथ करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक ना होता तो क्या कैसे जो है वो करना था, तो वो भी हम फार्मूला जो वो बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे अगर तुम्हें ये कहा जाता कि इफ द कोलाइडिंग बॉडी जो है वो जिनके मासेस जो वो सेम है, ऐसा कुछ जो वो फर्दर जो है वो तुम्हें इससे रिलेटेड जो आ जाए, जिसे मैं केस में जो वो कर देता हूँ कि ये केस ले लेते हैं, केस 1 कह लो। तो केस 1 में क्या किया, हमने कहा कि ये जो m1 है और m2 है ये दोनों इक्वल है, कि जो दो कोलाइडिंग बॉडी थी उनके मासेस जो वो सेम है, तो क्या वेलोसिटीज आएंगी आफ्टर द कोलिजन होने के बाद, तो m1 और m2 को जो है वो इक्वल पुट कर दो, यानी कि m1 इक्वल टू m2, लेट अस से m लिख रहा हूं, तो v1 के लिए फार्मूला जो वो क्या बन के आ जाएगा, v1 के लिए फार्मूला आ गया जो अभी 2 वाला दिख रहा है तो मैं 2 वाला पहले लिख देता हूँ, तो 2 के लिए जो है वो आ जाएगा m1 इक्वल टू m2 लिख रहे हैं, तो ये वाली टर्म जो है m1 इक्वल टू m2 तो ये तो कैंसिल होगी, तो ये यहाँ पे m2m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया u1,
तो V2 जो है वो U1 बन गया है और जो V1 होगा वो U2 बन जाएगा। देख लेना एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो कोलाइडिंग बॉडी जिनका मास अगर सेम हो तो कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटीज जो होती है देयर वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। अब ये चीज जो है वो तुम्हें ये एज अ स्कूल में जब आया होगा एज अ डेरिवेशन जो है वो आई होगी, तुम्हें पूछा हो कि show that for two bodies of equal masses when they collide elastically then their velocities gets interchanged। तो ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मान लो ये जो है वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो तुम्हें पहले ड्राइव करना पड़ेगा ये V1 और V2 और उसके बाद जो है वो तुमने ये केस जो है वो डिस्कस कर देना। बट अगर ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा तो तुम डायरेक्ट जो V1 और V2 की वैल्यू लिखना और उसके बाद उसमें जो है वो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M जो है वो पुट कर देना। हेंस वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। पर ये कब होगा? जब दो बॉडीज का मास जो वो क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट जो है जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है वो जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जो वो स्लो डाउन करने के लिए जो है वो उन्हें हम हैवी वाटर के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे भी कुछ यही फंडा जो है वो लिया जाता है ताकि जो है वो क्या होते हैं कि उनके मास जो आपस में जो है वो बराबर होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो कोलाइड होने के बाद एक जो है वो स्टॉप वो हो जाएगा। अब देखो कैसे जो है वो मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे उनके। तो इंटरचेंज होने का मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं ये कहता कि सेकंड जो एक हो सकता था इसमें केस कि अगर सपोज हम ये कहते कि इफ सेकंड केस जो है अभी M1 और M2 जो है वो हो गया। अगर हम ये कहें कि इफ द जिसके साथ कोलिजन होना है इफ द मास M2 इज एट रेस्ट यानी सेकंड बॉडी जो है वो एट रेस्ट। अब क्या है कि तुम्हें M2 और M1 तो नहीं करके याद करने पड़ेंगे, तुम्हें ये देखना जो क्वेश्चन होगा उसको रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ये M1 हो सकता है कौन सा M2 होगा। तो अभी जैसे A और B बॉडी है तो मैं B को के साथ जो वो A पीछे से आके उसके साथ कोलाइड कर रहा है तो ऐसे कोलिजन को जो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिसके साथ कोलिजन होना है वो रेस्ट पे है। इफ मास M2 इज एट रेस्ट। अब रेस्ट पे है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दैट इज U2 की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? U2 की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि हमने मान लिया कि ये रेस्ट पे है। अब ऐसे केस में जो वो वेलोसिटीज जो वो क्या बनेंगी? जस्ट तुम्हारे पास जो फार्मूले थे दो उनमें जो वैल्यू पुट करो देख लो V1 की वैल्यू जो वो क्या बन जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 कुछ क्योंकि जहां U2 लगा होगा वो 0 हो जाएगा। तो M1 माइनस M2 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे U1। ये आ गया हमारा V1 के लिए फार्मूला। ऐसे V2 के लिए जो फार्मूला क्या आ जाएगा? V2 के लिए फार्मूला हो जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। राइट है बच्चों? तो ये हो जाएगा सो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। अब देख लेना कि क्वेश्चन में जो वो कैसे जिस हिसाब से पूछोगे उस हिसाब से जो वो आंसर करना। अब यहाँ पे भी जो है वो ऐसा हो सकता था कि लेटर से दोनों मास जो वो सेम होते तो आगे फर्दर हम सब केसेस का कर सकते थे। देखो V1 की वैल्यू क्या हो जाती? V1 की वैल्यू 0 हो जाती। पर जरूरी है ना इसके लिए कि M2 जो है वो M1 और M2 जो है वो हमारे क्या है इक्वल हो। और यहाँ पे जो है वो V2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती? V2 की वैल्यू जो वो हो जाती U1 की इक्वल। यानी कि जो सेकंड बॉडी होती वो फर्स्ट की वेलोसिटी से चलने शुरू हो जाती, जो रुकी हुई थी पहले वो फर्स्ट की वेलोसिटी से चलने शुरू हो जाती और फर्स्ट वेलोसिटी जो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है या फर्स्ट बॉडी जो वो स्टॉप हो जाती। क्लियर है क्या कह रहा हूँ? कि अगर इसी में अगर मैं फर्दर केस लूं कि इफ M1 M इक्वल टू M2 इक्वल टू M लेट्स से, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी? तो इस केस में जो है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। V1 की वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी? M1 M2 0 है तो सॉरी इक्वल है तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जो बॉडी कोलाइड करेगी वो स्टॉप हो जाएगी और जो सेकंड बॉडी होगी वो कितनी वेलोसिटी से चलने लग पड़ेगी? जो जिस वेलोसिटी से पीछे वाला आके उसके साथ टक्कर आया था। तो V2 इज इक्वल टू आ गया U1। ऐसे ही और
कुछ फर्दर जो वो केसेस हो सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारा जो है वो M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है, ऐसा कुछ केस कि इफ M1, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। जब हम वेरी वेरी ग्रेटर देन बात कर रहे होते हैं तो M2 का जो मास होगा वो M1 के कंपैरिजन में जो है वो निग्लिजिबल ले लेंगे। तो ऐसे केस में जो है वो हमारी V1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी U1 के इक्वल। समझ में आ रहा है कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, दिस इंप्लाइज दैट M2 की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ये मतलब है निग्लिजिबल। पर कब, जब M1 के कंपैरिजन में चीज लिखी होगी वहीं पे जो है वो 0 पुट कर सकते हैं। ये नहीं कि कहीं पे M2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जो है वो 0 पुट कर दो, तो ये बन गया हमारा, तो M2 इज इक्वल टू 0। सो V1 की वैल्यू क्या आ गई, U1 के इक्वल। दूसरा, और V2 जो है वो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स U1। वैल्यू पुट करके देखना, क्लियरली जो पता चल रहा होगा। इसका मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो, सेकंड बॉडी जो थी वो, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली वेलोसिटी से जो है वो डबल हो जाएगी व्हेन M1 जो है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 होगा। ऐसे दूसरे केस जो है वो ले, और यहाँ पे भी जो है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बॉडी है, दैट इज द सेकंड बॉडी जो है वो एट इनिशियली जो है वो एट रेस्ट पे है। मतलब जो M2 है, ये लेके चलो कि M2 इज एट रेस्ट पे, और M1 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 है। ऐसे ही जो है वो एक और केस जिसमें अभी भी M2 जो है वो रेस्ट पे है, बट M1 जो है वो इज वेरी वेरी लेस देन M2 हो, तो इस केस में जो M1 जो है वो उसको निग्लिजिबल कर देंगे। तो ऐसे केस में जो V1 की वैल्यू जो वो आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1। ऐसे कुछ होगा ना, कि जैसे मैं बात कर रहा था कि ट्रक के साथ सामने कार्ट जो है वो अगर टकराए, स्कूटर वाला, साइकिल वाला टकराएगा, तो क्या होगा, वो V1 इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ U1, एंड V2 इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ U1 एंड V2 की वैल्यू जो वो हो जाएगी 0। सो ये जो थे, जहां पे दो कोलाइडिंग पार्टिकल हो हैविंग देयर आइडेंटिकल मासेस हो, देन देयर विल बी मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम इन द कोलिजन हो रहा है। मतलब जब दो मासेस जब सेम होते हैं तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम जो हो रहा होगा। अब देखो, हम दूसरा जो बात कर रहा था कि अगर हमें ये पता नहीं है कि ये कोलिजन जो वो कैसा है, इलास्टिक है या नहीं है, तो ऐसे केस में हमें ई जो वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करके जो वो डिराइव करना पड़ना था। तो उससे रिलेटेड भी देख लो। वैसे तो ये तुम्हें फार्मूला ही याद करना है एंड में फाइनल वेलोसिटीज के लिए, पर फिर भी अगर नहीं ध्यान में आए तो कैसे जो वो करेंगे। तो जहां पे हमें ये पता नहीं है कि लेट्स से कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई। तो उस केस में जो हम फार्मूला, ये V1 और V2 में मैंने E को इन्वॉल्व नहीं किया, यानी कि मैंने E की वैल्यू जो वो 1 ले रखी है। अभी E की इन टर्म्स ऑफ E में हम फार्मूला जो ड्राइव करने जा रहे हैं। सो लेट अस से, as we know, momentum is conserved during the collision. So M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2। ये आ गया, ये हमारी इक्वेशन जो वो पहली बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में हम डेफिनेशन ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E इज इक्वल टू क्या था, E के लिए फार्मूला था V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, यही था फार्मूला। अब इसमें जो वो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू U1 माइनस U2, ये आ गया। तो यहां से V2 की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर लो। तो V2 इज इक्वल टू आ गया E इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1। ये इक्वेशन जो वो लेट्स से सेकंड लिख दी।
अब मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो वो यूज कर रहा हूँ। अब इस वैल्यू को जो है वो तुम पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, जहां V2 लिखा था वहां पे जो है वो इसकी रिप्लेसमेंट दे दो। तो जब हम रिप्लेसमेंट दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी m1 v1, क्योंकि अभी फिर से मैं वही है कि v1 वेलोसिटी निकालने लगा हूं, तो मुझे v2 जो है वो एलिमिनेट करना है। तो m2 इंटू यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो, तो m2 इंटू जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये आ गया। अगर तुम्हें ये वैसे तो स्कूल लेवल पे कभी नहीं आएगी ये डेरिवेशन पूछने की इन टर्म्स ऑफ ई में जो वो डिराइव करो, तो पर मैं तुम्हें फार्मूला जो बताना चाहता हूँ कि कैसे जो बनेगा, ये फार्मूला कैसा दिखेगा ई की टर्म में, तो इसलिए मैं कुछ डेरिवेशन के स्टेप्स जो वो कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में जो वो क्या दिख रहा है, ये जो बाहर m2 है इसको जो वो अंदर जो वो मल्टीप्लाई कर दो, और ई के साथ भी जो वो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन जो वो ऐसे ही लिखी जा सकती थी, m1 v1 प्लस जो ये m2 है, तो एक तो हुआ m2 v1 प्लस m2 e u1 माइनस m2 e u2, यही बनेगा ना, m2 v1 प्लस m2 e u1 माइनस m2 e u2। दिस इज इक्वल टू, वो तो पहले से जैसे मोमेंटम इनिशियल वाली m1 u1 प्लस m2 u2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें v1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो v1 के लिए जो फार्मूला ढूंढेंगे, तो v1 जो है वो एक तरफ एक m1 v1 है और एक ये m2 v1, तो इनको जो है वो सो हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m1 u1, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा m1 माइनस e m2, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, इंटू u1 प्लस यही आया m1 माइनस e m2 इंटू u1 प्लस एक जो वो यहाँ पे माइनस था और ये, तो m2 u2 जो है वो कॉमन, और ये बन जाएगा 1 प्लस ई। स्टेप करना बच्चों तो अच्छे से हो जाएगा, कोई अभी जल्दी वो करने की जरूरत नहीं है, बट अभी उतारते चलो एज इट इज। तो फाइनली v1 के लिए फार्मूला बन गया हमारा m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस ई इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द वेलोसिटी v1 के लिए। सिमिलरली फॉर v2 के लिए जो वो क्या आ जाएगा, v2 के लिए हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2। अदरवाइज सेम स्टेप जो v1 के लिए करे वही v2 के लिए करना पड़े, u1 की जगह u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 u1
अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। So this is the formula. Let me check एक बार। 1 plus e upon m1 plus m2, yes। तो ये m1 u1 रीड करने में थोड़ी अगर हो रहा होगा तो करेक्ट कर लेना। ये दिस इज m1 u1 है। तो इस तरीके से हमने v1 और v2 निकाल लिया। अब इसमें भी केस ले सकते थे कि अगर m1 और m2 इक्वल है तो क्या होगा वेलोसिटी, वो सब जो वो इजीली हम वैल्यू पुट करके जो वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो वो हम कर सकते थे। अब जहां पे यही फार्मूला देखो, मैं एक को जो वो चेंज करके लिखने जा रहा हूं। सपोज अगर हमें पता है कि ये कोलिजन जो इलास्टिक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तुम्हें कि द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ और द मासेस आर लाइक m1 और m2 दे रखे हैं कि एक जो वो 2 kg है, एक जो 3 kg है, या जो मास दे रखा होगा, एंड दे आर मूविंग विद दिस वेलोसिटी। एक जो है वो 20 से चल रहा है, दूसरा जो वो लेट्स से 10 से चल रहा है। अब वो कोलाइड करे तो बताओ उनकी फाइनल वेलोसिटी जो वो क्या होंगी। तो तब हमें e की वैल्यू जो वो जो दे रखी है दैट इज 1/2 वो पुट करनी है। तो हमें यही फार्मूले जो वो यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर इफ द कोलिजन इज इलास्टिक देन वी नो दैट e की वैल्यू कितनी है 1। तो हर जगह जो वो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ e की वैल्यू जो 1 पुट कर देता हूँ, मैं इसी यहीं पे जो है वो रब करके जो है वो इसको जो है वो रिमूव करके जो लिखने जा रहा हूँ। e की वैल्यू 1 मतलब e नहीं होगा। e की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है वो फार्मूला बन गया 2। ये देखो 2 आ गया यहाँ पे, बाकी जो है वो सेम। तो देखो पहले जो ड्राइव किया था वही फार्मूला बन गया जब हमारा कोलिजन क्या है इलास्टिक। सेम फॉर v2 के लिए भी हो जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड जो है वो जैसे लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर टू आइडेंटिकल बॉल है A and B moving with the velocity 5n - 4 collide head on elasticity, find their velocity after the collision। फिर से एक बार क्या कहा मैंने कि टू आइडेंटिकल बॉल A and B, they are moving with the velocity, A की वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और B की वेलोसिटी दे रखी है दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हें गिवन है। दे कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली, तो इलास्टिक कोलिजन दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अब यहाँ पे इस केस में जो वो एकदम से हमारे दिमाग में आएगा कि जब मासेस जब सेम होते हैं और कोलिजन जो हेड ऑन है तो वेलोसिटी जो वो क्या हो जाती है, जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। दैट मीन्स हमें फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज लिखनी थी। फाइनल वेलोसिटीज, तो फाइनल वेलोसिटीज कौन सी होती है जिन्हें हम v1 और v2 कह रहे थे। तो फाइनल वेलोसिटी जैसे a के लिए मैं va लिख देता हूँ, b के लिए जो vb लिख देता हूँ। तो a की वेलोसिटी हमारे से सेम है तो इंटरचेंज, अदरवाइज वो सेम फार्मूले में पुट करो तो यही चीज बनेगी। तो va की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड और उसकी जो है वो क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो वो हम इजिली जो डायरेक्ट एकदम से आंसर कर सकते थे कि अगर हमें ये कंसेप्ट पता होता कि जब दो बॉडीज आइडेंटिकल हों यानी कि देयर मासेस इज सेम आर सेम देन देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। तो ऐसा कुछ जो हो ऐसा ही एक और लेते हैं एग्जांपल जिसमें जो है वो हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। मतलब ये कि लेट्स से a body of mass m is moving with a velocity 6 km/h collides with the body of mass 3m at rest. The second body is at rest having mass 3m and the first body having mass is m
and moving with a 6 km per hour. So the two bodies combine after the collision, then find the velocity of the combined system. So find the velocity of the combined system. कैसे जो है वो combined system की velocity जो है वो कैसे निकाल सकते थे वो देखें. क्या कहा? A body of mass m is moving with a velocity 6 km per hour. तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है, और कितने से मूव कर रही है? 6 किलोमीटर पर आवर से. अब दूसरी बॉडी के साथ जो वो कोलाइड करती है विद द मास ऑफ 3m एट रेस्ट. दूसरी बॉडी ये A होगी, ये बॉडी जो B होगी, इसका मास जो वो कितना है? दैट इज 3m. और ये जो है वो अभी क्या है? रेस्ट पे. तो हम इसे ये कह सकते हैं ये हमारा U1 दे रखा था, और U2 जो है वो कितना है? U2 जो है वो हमारा है 0. यही मतलब हुआ कि when a body of mass m moving with the velocity 6 km per hour collides with the body of mass 3m at rest, now the two bodies combine after the collision. दोनों जो combine कर गई हैं. तो जब collision हो गया तो दोनों जो है वो अब एक साथ जो वो मान लो चलने लग पड़ी. तो ये एक साथ जो है वो combined system की velocity, let's say मैं v लिख देता हूँ. तो इस combined system की velocity जो है वो हमें बतानी है कि कितनी होगी, और as कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो वो लग रहा है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम जो अप्लाई कर देंगे. तो 6u1 और u2 हो गए, और दोनों कंबाइन होके v आ गई. तो पहले और बाद की मोमेंटम को जो वो जस्ट क्या करो? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि ड्यूरिंग द कोलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो बिफोर एंड आफ्टर जो वो लिख देंगे P final equal to P initial. So सबसे पहले P final की मोमेंटम जो वो क्या हो जाएगी? अब दोनों बॉडी जो वो कंबाइन कर गई हैं, तो ऑब्वियसली मास जो है वो ऐसे थोड़ा लिया जाएगा कि एक का ही कंसीडर करेंगे. तो दोनों का मास अब मिला के कितना हो गया होगा? एक का m था, दूसरे का 3m था. तो मैं क्या लिखूंगा? इसका टोटल जो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी, नाउ इट इज 4m हो जाएगा. तो इट्स 4m. सो 4m. फिर वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम होगी फाइनल की. तो जैसे भी जो भी नोटेशन बना रखी है, चलो मैंने v जैसे लिखा वैसे लिख देता हूँ. ये v से इक्वल टू, नो द इनिशियल पहले की थी m इंटू कितने से जा रहा था? जैसे 6 से, और दूसरा जो है वो प्लस 3m, और वो तो क्या था? रेस्ट पे. तो इंटू 0. तो यहां से जो वो m से m कैंसल्ड, तो v इज इक्वल टू आ गया 6/4. So it's a 3/2 means 1.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये वेलोसिटी जो है वो होगी जब कंबाइंड सिस्टम की होगी. लेट्स से वन मोर, एक और एग्जांपल करें इसी से रिलेटेड. कहीं समझ नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना. A ball is moving with a velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. A ball moving with a velocity 2 meter per second. तो ये बॉल है जो कोलाइड कर रही है हेड ऑन विद द स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास. तो हम ऐसे चलते हैं कि लेट्स से पहले मैं ऐसे बना देता हूँ. ये m1 u1 से, ये जो है वो m2 और u2 से जा रहा है. जब हमारा ये कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0.5. ये गिवन है तुम्हें कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो वो कितना है गिवन, E इज इक्वल टू 0.5, मतलब हाफ हो गया, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था. तो 0.5. then find their velocities after the collision. we have to find out the velocities after the collision. सभी में जो वो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो वो आ रहा होगा, velocities after collision. So after the collision जो वो velocity. अब मैं फिर से एक बार, a ball is moving with a velocity 2 meter per second. तो u1 की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड.
द सेकंड बॉल जो है वो हैविंग मास डबल द, तो लेट्स से मैं ये ऐसे लिख देता हूँ कि m1 को अगर m लिख रहा हूँ तो m2 को जो है वो क्या लिखना पड़ेगा, m2 को जो है वो मैं 2m लिख दूंगा, क्योंकि इसने दे रखा है कि डबल द मास। क्लाइड ऑन ए स्टेशनरी बॉल, तो ये u2 की वैल्यू जो वो क्या है 0, स्टेशनरी है ना, तो u2 की जो वैल्यू जो होगी 0। अब वेलोसिटीज जो वो बतानी है, तो हमारे पास फार्मूला था, क्या था वो फार्मूला, v1 इज इक्वल टू, तो v1 के e की टर्म में, तो क्या था वो फार्मूला, m1 फार्मूला था m1 माइनस m2, तो m1 की जगह m, m2 की जगह जो है वो 2m इनटू साथ में जो है वो क्या था, दैट इज जो e की वैल्यू, तो e की वैल्यू कितनी थी 0.5, जैसे आई कैन राइट 1/2, ये हो गया, अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस 2m, कुछ ऐसा ही लिखा जा रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनटू जो वेलोसिटी u1, तो u1 कितना 2 प्लस, और दूसरी की जो भी वैल्यू सेम फार्मूला लगाएंगे, पर उसके साथ u2 लगना था, तो u2 की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं डायरेक्ट जो वो 0 जो वो पुट कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखो बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो गया, m माइनस m जो वो 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो गया, तो दैट मीन्स v1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब v2 के बारे में बात करें, v2 की वैल्यू जो वो क्या होगी, v2 विल बी इक्वल टू, फिर से फार्मूले में वैल्यू पुट करो, तो जो फर्स्ट में होगा हमारे पास वो क्या था, दैट इज m2 माइनस em1, तो जिसके हिसाब से जो है वो हमारा यहाँ पे u2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो पहले वाला तो डायरेक्ट ही 0 हो गया, प्लस 1 प्लस e, सो 1 प्लस e मतलब 1/2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस m 2m विच इज 3m, और यहाँ पे क्या था वो 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे था m1 इंटू u1, तो m इंटू u1, तो दैट इज कितना है 2, यही है। सॉल्व करें, m से m कैंसिल, ये हमारा 3/2, 3/2 से ये 3 भी कैंसिल, तो ये 1 ही आ गया, तो देयरफॉर v2 की वैल्यू ये आ गई, v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने जो वो फाइनल वेलोसिटीज जो वो फाइंड आउट कर दी। समटाइम कई बार जो है वो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें तुम्हें मास का आइडिया जो वो पूछा जाए कि मास जो वो क्या होगा सेकंड जो वो बॉडी के लिए, जैसे a body of mass 4 kg makes an elastic collision with another body at rest, continue to move in the original direction with the speed equal to 1/3 of the original speed, find the mass of the second body। तो हमें यहाँ पे भी जो है वो वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन जो है वो उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, वो लगाएंगे और इजीली जो है वो हम m जो है वो निकाल सकते हैं सेकंड बॉडी का। तो हमें क्या कह रखा है कि फर्स्ट बॉडी जो है वो ये होगी m1, ये मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन एट रेस्ट विद द, जो दूसरी बॉडी है ये होगी m2, u1 जो भी हमें दे रखा होगा, और u2 जो वो हमें कह रखा है कि रेस्ट पे है, तो ये 0। अब हमें कोलिजन के बाद की जो वो इनकी वेलोसिटीज जो है वो v1 v2 हो जाएगी, और मासेस जो वो हमें फाइंड आउट करने m1 और ये m2। तो पहले m1 की वैल्यू जो वो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4 kg, और कोलिजन क्या है गिवन है, कोलिजन इज इलास्टिक, कुछ आइडियाज जो दे रखे होते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, गिवन द कोलिजन इज इलास्टिक, तो मैं फाइंड करना है, और साथ में क्या रखा है दी कंटिन्यू टू मूव and continue to move in the original direction with the speed equal to 1/3 of the original speed।
दैट मीन्स जो v1 होगी वो कितनी दे रखी है, ये भी जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड जो वो क्या है, u1। लेट्स से u1 के बजाय जो सिंपल u लिख देते हैं, तो 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ u जो है वो लिखा जा सकता है, तो u/3 लिख रहा हूं। तो v1 जो है वो ये आ गई। फाइंड m2, फाइंड m2, सेकेंड जो बॉडी है उसका मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो है वो चॉइस क्या थी कि तुम्हारा फार्मूला जो है वो कौन सा लगाते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, v1 का या v2 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है वो फार्मूला वो चूज करना है जिसमें जो है वो हमें आइडिया जो पहले से दे रखा है कि क्या दे रखा है, v1 की वेलोसिटी दे रखी है। तो मैं v1 वाला फार्मूला जो चूज करूंगा। क्या था v1 के लिए फार्मूला, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो उसके लिए फार्मूला था ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई इट विद द वेलोसिटी, वो कितनी थी, दैट इज u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into m1 plus m2 into the value that is u2. Now putting all the values, what we have v1, उसने बोला कि जब कोलाइड होगी तो आफ्टर द कोलिजन जो है वो सेम डायरेक्शन में, बट स्पीड कितनी होगी, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब m1 जब कोलाइड किया तो आफ्टर द कोलिजन जो वो इट स्टार्ट्स मूविंग with the velocity 1/3 of its initial velocity. So what we have considered, and the initial velocity is u, so therefore then v1 is equal to u/3. So you can write u/3 here is equal to m1 minus m2. So m1 is 4 and m2 we have to find out upon 4 plus m2 into u1 is u plus, ये तो सीधा डायरेक्ट आप लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, u2 की वैल्यू जो वो 0। अब यहाँ पे एक 4 है और एक u है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मेरा u लिखने का तरीका जो है वो ये रहा और 4 जो है वो ऐसे लिख रहा हूँ, ये u है 4 नहीं है ना। यहाँ पे ये u से u जो डायरेक्ट जो है वो कैंसिल, तो हमारे पास m2 की वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, 4 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 प्लस m2 इज इक्वल टू 3 से साथ तो 12 माइनस 3m2, right? This implies here m2 and 3m2 is 4m2 and 12 minus 4 8, so 4m2 is equal to 8, so this implies m2 is equal to आ गया हमारा 2 kg, राइट है बच्चों। तो कितना आ गया 2 kg। तो इस तरीके से जो है वो हम कर सकते थे। अब इसी से रिलेटेड जो है वो सम टाइम क्या होता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ, कि जब कोलिजन हो रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई ऐसे केस में। और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। हम इन इलास्टिक कोलिजन जो वो नेक्स्ट टाइम ही कर पाएंगे। सो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द हेड ऑन कोलिजन। स्कूल में तो नहीं आएगा बट तुम्हें ये इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग the head-on elastic collision। जब बॉडी कोलाइड होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर जो होती है एक से दूसरी बॉडी में, तो उसका क्या रिलेशन जो होगा, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी जो कोलाइड होने जा रही है टू द टारगेट बॉडी जिसके साथ जो वो कोलिजन होना है। तो जिसके साथ कोलिजन होना है उसे हम टारगेट बॉडी बोल सकते हैं, और जो बॉडी जा रही है उसे हम प्रोजेक्टेड बॉडी भी बोल सकते हैं। सो एक प्रोजेक्टेड बॉडी जो टारगेट बॉडी के साथ जो वो कर रही है, सो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द प्रोजेक्टेड टू द टारगेट, वो इक्वल टू द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोजेक्टेड बॉडी, कि नहीं ऐसा नहीं होगा?
कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो टारगेट बॉडी पे जो है वो ट्रांसफर हुई होगी वो दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, ऐसा कुछ होगा। बस वही जो है वो फंडा जो है वो हम यूज कर लेंगे। तो देखो कैसे जो है वो हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो है वो डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, सिंपल समझना शुरू करते हैं। जब ये बॉडी जो ए है जिसका U1 से जा रही है और जिसका मास जो है वो हमने क्या मानते हैं, हम M1 माना हुआ है, M1 को बीच में लिख देते हैं, ये M1 और U1 से जो है वो जा रहा है। फिर जब कोलाइड हो जाता है तो कोलाइड होने के बाद जो है उसी M1 की जो है वो वेलोसिटी जो है वो क्या मानते थे हम, V1 मानते थे। तो अगर हमें ये निकालना हो कि चेंज कितना हुआ, डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी जो वो कितना हुआ, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और जो बाद में काइनेटिक एनर्जी थी उनको क्या कर देंगे हम माइनस। पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ M1 U1 स्क्वायर। फिर कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर। यही है ना फार्मूला काइनेटिक एनर्जी की। तो चेंज जो होगा, चेंज कह लो या डिक्रीज कह लो, जो डिक्रीज आया होगा वो कितना होगा, लेट्स से उसे डेल्टा से मैं नोटेशन दे रहा हूं, तो डेल्टा के जो वो विल बी इक्वल टू हाफ M1, अब मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो ये आ गया। तो U1 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला था, डेल्टा के आ गया। उसके बाद now the fractional decrease in the kinetic energy, so fractional decrease in kinetic energy कैसे पता चलती है, fractional change तब पता चलता है जब हमारे पास change divided by the मतलब ऊपर जो वो change divided by the original, तो ऐसे भी लिखते थे ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द इनिशियल, तो वो चेंज मिल जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो, सॉरी परसेंटेज नहीं, अभी फ्रैक्शनल, परसेंटेज के लिए बस परसेंटेज लगा देंगे 100 into 100। सो fractional change, fractional change, fractional change जो है वो इन द काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है डेल्टा के डिवाइडेड बाय के। तो डेल्टा के की वैल्यू थी हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी, जो पहले थी ओरिजिनल जो थी, तो ओरिजिनल कितनी थी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल थी M1 U1 का स्क्वायर, यही थी ना। तो इस तरीके से जो है हमने M1 U1 स्क्वायर जो वो लिख दिया। अब इनको जो है वो आपस में कैंसिल कर रहे हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, तो डेल्टा के अपॉन के जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा के अपॉन के विल बी इक्वल टू U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर, ये है, ये आया ना, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन U, मतलब V1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर या होल स्क्वायर करके भी जो लिखा जाता है, तो ये आ गया V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर, डेल्टा के अपॉन के जो है वो। अब नेक्स्ट जो था कि हमें क्या था कि जो लेट्स से अगर मान लो टारगेट बॉडी जो वो रेस्ट पे है, कि इफ द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, तो क्या सिचुएशन जो बनेगी, रेस्ट पे है मतलब U2 की वैल्यू जो वो क्या है, 0 है। तो ऐसे केस में वेलोसिटी जो है वो V1 को क्या लिखना पड़ना था, फार्मूला था हमारे पास M1 माइनस M2 के लिए, तो वो फार्मूला लगा देते, तो हमारे पास M1 V1 आ जाता है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू U1 और दूसरा जो है वो प्लस जिसके साथ U2, तो वो 0 हो जाना था। तो यहाँ से हमारे पास V1 अपॉन U1 की वैल्यू जो वो क्या आ गई, V1 अपॉन U1 की वैल्यू आ गई M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया। अब V1 और U1 को जो है वो हम यूज कर लेंगे जो अभी फार्मूला बनाया था। देयरफॉर डेल्टा K अपॉन K के लिए क्या फार्मूला आया था, 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर। तो V1 अपॉन U1 की होल वैल्यू जो वो ये आई है, तो ये कितना हो गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 देन होल स्क्वायर। तो ये बन गया इस तरीके से। अब इसको जो है वो फर्दर जो वो सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा आ जाता, दिस विल बी इक्वल टू 4m1 m2 4m1 m2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब रिजल्ट, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये जो है वो आ जाएगा इस तरीके से। सो डेल्टा K अपॉन K जो है वो हमारे पास आ गया ये वैल्यू। So this is the fractional जो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द हेड ऑन कोलिजन था, ये कुछ इस तरीके से जो वो लिखी जा सकती थी। अगर मैं इसमें थोड़ा और चेंज करूं, लाइक डेल्टा K अपॉन K इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी, ऊपर था 4m1 m2 और नीचे क्या था, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m1 माइनस m2, वहां प्लस में था तो मैंने ये माइनस का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4m1m2, फिर से वही सेम जो वो फार्मूला बन के आ जाएगा। तो हो सकता है कि बाई चांस तुम्हें m1 और m2 की वैल्यू जो वो दे रखी हो, तो इससे जो वो इस तरीके से भी जो वो लिख सकते थे। तो ये चीज जो है वो तुम्हें दे रही है वैल्यू। एक चीज जो है वो क्या पता चल रही है यहाँ इस रिलेशन से, कि ग्रेटर द डिफरेंस इन द मासेस, जितना ज्यादा जो वो डिफरेंस होगा मासेस के बीच में, लेसर विल बी द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डिनोमिनेटर जो वो उतना वैल्यू जो ओवरऑल जो वैल्यू उतनी ही जो वो कम आएगी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिफरेंस ऑफ द मासेस इज मिनिमम। और ये सब जो इस फार्मूले से हम कह सकते हैं, मतलब ये कि अगर m1 और m2 जो है वो मान लो इक्वल है, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू जो वो जीरो हो जाएगी। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा के जो है वो क्या आ जाएगी, कि इफ आई से कि m1 इक्वल टू m2, लेट से या ऐसे बोला जाए कि इफ m1 माइनस m2 जो इफ द डिफरेंस इज जीरो, विच इंप्लाइज m1 और m2 क्या होना चाहिए, तभी डिफरेंस जीरो होगा। तो वो किसके इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। सो देयरफॉर डेल्टा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा के अपॉन के फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो वो क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1, और वी कैन से 100%। तो 100% जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगी, बट कब, जब टारगेट बॉडी जो वो रेस्ट पे हो और मास जो वो दोनों का जो वो क्या हो, सेम हो। तो यही सब जो वो हम करते आ रहे हैं। ऐसे ही सपोज इसी का एक फर्दर जो वो केस, कि अगर हम ये कहें कि इफ m2 जो है वो n टाइम्स ऑफ n1 है, n टाइम्स ऑफ m1, मतलब n टाइम्स उसका मास जो है वो पहले से, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफर या फ्रैक्शन ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो, या फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी जो वो क्या बन जाएगा, तो m2 की जगह तुमने क्या रिप्लेस कर देना, nm1 लिख देना है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 4n। ये सब जो वो तुम्हें कहीं ना कहीं जो वो जहाँ पे स्कूल लेवल पे तो नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो वहां पे डायरेक्ट तुम n की वैल्यू दे रखी होगी कि कितनी है, तो इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट करो, यू गेट द फ्रैक्शन
सो फाइनली जो है वो एक इसी से रिलेटेड कि अगर तुम्हें जो है वो ऐसा क्वेश्चन आया होता, फाइंड द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल व्हेन find the percentage of the kinetic energy of the moving particle, finding what percentage of the kinetic energy of the moving particle is transferred to the stationary particle of 3 times its mass in the head-on elastic collision. तो तुम्हें given है what percentage of kinetic energy is transferred. Percentage kinetic energy is transferred. ये तुम्हें जो वो find out करना है, transferred, और given है if जो टारगेट बॉडी है एट रेस्ट पे है, इफ टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट एंड द मास जो है वो 3 times दी to the stationary particle of mass 3 times its mass in the head-on collision, and mass is 3 times, means ये कि हमारा जो m1 है वो लेट्स से m है, तो m2 जो है वो हो गया 3 times थी m1, और हमें निकालना व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट परसेंटेज मतलब डेल्टा के अपॉन के इंटू, जैसे ये फ्रैक्शनल चेंज होती है, परसेंटेज जब भी निकालनी हो तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो डेल्टा के अपॉन के जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में ही जो है आंसर होगा. तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा के अपॉन के विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारे पास 4m1 m2. अब ऐसा क्वेश्चन आया होता है तो डायरेक्ट फार्मूला आता है तो इजीली निकाल सकते हैं, प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, या जो लास्ट में जो लिखा था उनमें से फार्मूला कोई भी जो भी यूज कर सकते थे, पर ये जो वो डायरेक्ट लगाया जा सकता है. अब यहाँ पे 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, परसेंटेज है तो इंटू परसेंटेज निकाल देंगे. अब m1 4, m1 की जगह m और m2 की जगह 3m, यही जो इसने क्या रखा है, डिवाइडेड बाई m प्लस 3m मतलब 4m, तो 4m का स्क्वायर होगा. अब जरा सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है. ये डेल्टा k अपॉन k विल बी इक्वल टू, वी हैव दिस m स्क्वायर से ये बन गया 12m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16m स्क्वायर, राइट है बच्चों. m स्क्वायर को मार दिया तो ये बन गया 3 और ये बन गया 4, सो हमारे पास आ गया 3/4. तो फ्रैक्शनल पूछा जाता तो हमारा हो गया 3/4, बट क्वेश्चन क्या था, बाय व्हाट परसेंटेज. सो परसेंटेज का मतलब इसका जो है वो परसेंटेज, तो 3/4 में परसेंटेज को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज 75% जो है वो ट्रांसफर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.